तुम्हारा अलग से, फिर अब सीधे तुम्हें। नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही जेएनयू में स्टूडेंट यूनियन के चुनाव हुए। देश में बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन हैं, उनके चुनाव होते हैं, परिणाम आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन जेएनयू एसयू का चुनाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है, क्योंकि वो दरअसल दो विचारों के बीच का संघर्ष होता है। जो ऐसे विचार जो कि जिसने एक समय दुनिया पे बहुत लंबे समय तक राज किया, एक ऐसा विचार जिससे भारत हजारों साल से 1969 में, और तब से प्रकाश काराट, सीताराम येचुरी और ऐसे तमाम नेता कम्युनिस्ट पार्टी के जो बाद में बड़े नेता बने, वो जेएनयू एसयू की पॉलिटिक्स से निकलते हैं, उसके अध्यक्ष बनते हैं, उसके तमाम पदाधिकारी रहते हैं। और राजनीति से परे जो तमाम संस्थाएं हैं, चाहे जो शिक्षण संस्थाएं हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, मीडिया है, एनजीओ सेक्टर है, ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पे भी जेएनयू के छात्र पहुँचते हैं। उसमें से बहुत सारे जेएनयू एसयू के पदाधिकारी भी रहते हैं। अब अगर पदाधिकारी नहीं भी रहते कई सारे, तो छात्र राजनीति का हिस्सा रहते हैं। जेएनयू का चुनाव जीते हैं जॉइंट सेक्रेटरी पद पे, काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते हैं, और अकेले विद्यार्थी परिषद से वो चुनकर आए। उससे पहले 2014-15 में जेएनयू में एबीवीपी ने चुनाव जीता था, उससे पहले सन 2000 में चुनाव जीता था, और 90 के दशक में 3-4 बार जेएनयू का चुनाव एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जीता था। तो जेएनयू ऐसा क्या है कि जो लाल झंडे का जो गढ़ है, वो अभेद्य सा बना था, जिसे वैभव मीना ने तोड़ा था, अभी तोड़ा है हाल के दिनों में। और वो कौन सी लड़ाई थी, वैचारिक लड़ाई, जिसका उन्होंने सामना किया और उस पर फतेह पाई, ये सब जानने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ वैभव मीना खुद आज जुड़े हुए हैं। जीतने के बाद उन्होंने बहुत सारे दर्जनों इंटरव्यू दिए हैं। ये उनका एक अगला ही इंटरव्यू होगा, लेकिन हमारे लिए पहला है। तो वैभव जी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है वैभव जी, कैसे हैं आप? जी। तो वैभव जी, कैसा रहा जेएनयू का सफ़र आपका? और एक विद्यार्थी के रूप में, एक छात्र नेता के रूप में, और एक यूनियन के नेता के रूप में अब कैसा है? इसके बारे में थोड़ी, अपनी यात्रा के बारे में, थोड़ा चुनाव के बारे में, थोड़ा शोधार्थी के रूप में, थोड़ा छात्र नेता के रूप में, और एक जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है कि एक तो पूरे भगवा झंडे का प्रतिनिधित्व आप यूनियन में कर रहे हैं, आपके साथ काउंसलर भी हैं, लेकिन जो 4 पहले पद होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और संयुक्त सचिव, उसमें संयुक्त सचिव पे आप जीत के आए। ये पूरी यात्रा कैसे रही, और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अम, सभी को नमस्कार। मेरा सबसे पहले मूलतः मैं राजस्थान से हूँ, करौली जिले से निवासी हूँ मैं। मेरी यात्रा शिक्षण की वहीं से शुरू होती है। मेरा अपना शिक्षा दीक्षा स्कूलिंग गांव से हुआ। इसके बाद जयपुर से मेरा यूजी रहा है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से। इसके बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय गया, वहां से मैंने मास्टर्स किया हिंदी साहित्य में। उसके बाद मैं जुलाई 2022 सेशन में जेएनयू में दाखिला लिया पीएचडी के लिए। हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहा हूँ मैं। मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। यहाँ आने के बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ाव 2018 से है। मैं जब बीए सेकेंड ईयर का छात्र था राजस्थान विश्वविद्यालय में, तभी से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और स्टूडेंट एक्टिविज्म करता आ रहा हूँ। तो जो राजस्थान विश्वविद्यालय में शुरू हुआ वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी मैंने किया। वही छात्र राजनीति के मुद्दे या छात्रों की समस्याएं जो कैंपस में उठाना हो, या देश विदेश से जुड़ी जो छात्रों के जहाँ व्यूज होते हैं, छात्र राजनीति की दिशा क्या होनी चाहिए, उस पर हमने काम किया है विद्यार्थी परिषद के साथ में। मैं जब जेएनयू आया तो यहाँ छात्र राजनीति का एक मुखर चेहरा दिखाई देता है, एक नैरेटिव पूरे देश में यहाँ से चलता है। तो वो देखने का मौका मिला, उसमें इन्वॉल्व होने का अवसर मिला।
पहले काउंसलर का चुनाव लड़ा, अब हॉस्टल इलेक्शन जीता, मैं हॉस्टल प्रेसिडेंट बना। इसके बाद इस बार के जो जेएनयू चुनाव आए, उसमें मुझे विद्यार्थी परिषद से सहयोग सचिव का चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मिली और हम विद्यार्थी परिषद इस बार बहुत अच्छे से चुनाव लड़ी। हमारे बाकी साथी कुछ मार्जिन से चुनाव हारे। ओवरऑल हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, हमारे 23 काउंसलर जीत के आए। संयुक्त सचिव पद पर 1 दशक के बाद में मैं जीत कर आया। तो बहुत बड़ी जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है। और कैंपस में जो आपने बात की कि लाल झंडे का गढ़ हुआ करता है जेएनयू, हालाँकि बिल्कुल सही बात है कि पिछले 21वीं सदी में देखें तो तीसरी जीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये है सेंट्रल पैनल में। तो एक तरह से उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर अपना, लेकिन वो एक झूठे नैरेटिव गढ़ने में माहिर रहते हैं और उसमें कहीं न कहीं छात्रों को यहाँ पे वो अपने साथ ले जाते हैं। हम इसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जो छवि जेएनयू की देश के सामने पिछले 1 दशक में बनी है, हम उसको तोड़ने का काम करेंगे। एक छात्र नेता के रूप में अब जब चूँकि चुन के मैं आया हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट के तौर पे, तो मेरी दायित्व हमारी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। जिन वादों के साथ हम जीत कर आए हैं, जिन मैसेज को जो संदेश हम छात्रों के बीच लेके गए थे, हम उसको कहीं न कहीं पहुँचाने में सफल रहे इसलिए हम जीते हैं। तो इस कार्यकाल में हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन वादों को भी पूरा करें और इस कैंपस की पहचान जो देश भर के सामने बहुत एक नेगेटिव वे में गई है, उसको भी सुधारने का काम करेंगे। तो इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या थे जिसको जिसको जिसमें आप अपना मैसेज देने में सफल रहे? चुनाव के मुद्दे क्या थे इस बार? अब देखिए जब इस बार का जेएनयू चुनाव में हम लोग गए तो हमारे सबसे बड़े मुद्दे तो यही थे कि लाल राजनीति में या उनके नैरेटिव की राजनीति में जेएनयू कहीं पीछे छूट गया है। जेएनयू को टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट देश का है शिक्षण के मामले में, अकादमिक के मामले में, लेकिन जेएनयू में जो आधारभूत सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो छात्रों को मिलनी चाहिए, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट होने के नाते, जो विदेश भर में पहचान का एक कारण है, देश की पहचान का कारण है, उस कैंपस में मूलभूत और आधारभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। तो हम उन मुद्दों को लेके गए कि ये लेफ्ट के जो चुनाव जीत कर आते हैं, हर साल जीत कर आते हैं, लेकिन कैंपस के लिए उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। वो उसको एक प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ से चुनाव जीतेंगे और बंगाल और बिहार में अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने के लिए साल भर निकल जाते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो फिर यहाँ पे आके ढपली बजाने लगते हैं, अपना राग अलापने लगते हैं। पहला हमारा यही था कि जेएनयू की बात हो, जेएनयू में चुनाव हो रहे हैं तो जेएनयू के मुद्दों पर बात हो, ना कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दे यहाँ पे हावी रहें। कैंपस के छात्रों की बात हो, हम उसको लेके गए। इसके अलावा जो नेशनलिज़्म की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा, जिसका बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के प्रत्येक कैंपस में करता है, छात्रों को जोड़ने की, समाज को जोड़ने की जो बात करता है। अभी जैसे कि सबने देखा होगा कि चुनाव हुए उससे 1-2 महीने पहले यहाँ पे कास्टिस्ट रिमार्क्स जैसे नारे भी लगे। अ, समाज को तोड़ने की, समाज के बीच में खाई पैदा करने की राजनीति यहाँ के लेफ्ट अ, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करते हैं, तो हम उसके अगेंस्ट में गए। हम उनकी सच्चाई, उनके असल चेहरों को छात्रों के सामने में पहुँचाने में सफल रहे कि लेफ्ट की राजनीति असल में किस लिए है, वो किस लिए छात्रों को बाँट के, समाज को बाँट के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति उसी चीज़ पे पल रही है। जब तक ये वर्गों में, समाज में, जाति में विभाजित नहीं रहेगा, तब तक उनकी राजनीति की रोटी नहीं वो सेक पाएँगे। हमने उसी को सामने उजागर किया। हम निर्माण की राजनीति को लेकर गए कि जेएनयू के लिए काम हो, इस देश के लिए काम हो, कैंपस की पहचान जो देश के सामने एक बहुत नेगेटिव वे में गई है, वो सुधारने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आएगी तो करेगी। हम इन मुद्दों को लेके इस बार छात्रों के बीच में गए। बहुत ही बढ़िया और शायद आप अपनी बात कहने में सफल भी रहे जो जिसके कारण से आप चुनाव जीत के आए, आपको बहुत-बहुत बधाई। अगर देखें तो जो जी, जेएनयू की आज की राजनीति है, जेएनयू-एसयू की आज की राजनीति, आज का जो वामपंथ है और आज का जो जी, उसका जो राष्ट्रवादी विमर्श है, उसमें आप क्या जी, बदलाव देखते हैं? क्योंकि सीनियर से भी आपकी बात होती होगी कि 20 साल पहले, 40 साल पहले किस तरह की कम्युनिस्ट पार्टियाँ राजनीति क्या करती थी, ये मुद्दे क्या होते थे। हमने देखा है कि किस तरह की चीज़ें अभी 2016 में ही हुई, सोशल मीडिया के कारण बाहर आई, उस पे भी मैं आऊँगा, वो इस बार कितना चुनाव में हावी थे, नहीं थे, उसका क्या असर पड़ा। लेकिन जो पुरानी राजनीति थी, जो अपने सीनियर से आपने सीखा, जाना, उससे अभी आपके दौर की जो राजनीति है 2024, 25, 22, 2020 के दशक की राजनीति, कितना बदलाव आया? जेएनयू कितना सच में बदल पाया? देखो जेएनयू की राजनीति की बात करें कि पूर्व में कैसी थी और अब कैसी है, मुझे यहाँ तक लगता है कि जेएनयू पूर्व में जिस तरह से लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे कार्य किया करते थे, जिस निर्भीकता से वो काम किया करते थे कि चाहे किसी धर्म को गाली देना हो, चाहे धार्मिक प्रतीकों को जलाना हो, चाहे धार्मिक जो महान विभूतियाँ हैं या धार्मिक प्रतीक हैं, उनके खिलाफ अपमान उनका करना हो, उनका पुतला दहन करना हो
इवन जैसे मैं उदाहरण दूंगा, महिषासुर दिवस यहाँ मनाया जाता था। इवन राम भगवान का पुतला बना के यहाँ दहन लेफ्ट वाले लोग यहाँ पर किए हैं। तो इस तरह की चीजें जो उस समय हुआ करती थी, वो अब करना संभव नहीं है उनके लिए। एक उनके मन में या इस समय जो वातावरण है इस कैंपस का, यहाँ पे हम प्रत्येक भी छात्र, चाहे वो किसी भी रिलीजन से आता हो, किसी समाज से आता हो, अपना कल्चर प्रैक्टिस करना उसके लिए अब कोई अपमान का विषय नहीं है, उसके लिए कोई शर्म की बात नहीं है। उस समय अपने प्रतीक धारण करना एक शर्म की बात हुआ करती थी इस कैंपस में। इवन फैकल्टीज के द्वारा एक सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाता था ऐसे छात्रों का, जो अपने देश की, कल्चर की, रिलीजन, उनको एक परंपरावादी का टैग देते करते हुए बाहर कर दिया जाता था। एक सोशली डिस्क्लूजन उनका किया जाता था। उस एक्सक्लूजन जो किया जाता था, वो राजनीति अब यहाँ नहीं है। अब अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फिर मुंगी खानी पड़ेगी, आपको सुनना पड़ेगा। आप फैकल्टीज होके भी ऐसा नहीं कर सकते, या आप वामपंथ के कितने भी बड़े आप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या वामपंथ के कितने ही बड़े नेता हैं, आप इस तरह से किसी पे सवाल इस समय नहीं कर सकते। सब लोग अपने प्रतीकों को गर्व से धारण करते हैं, अपना प्रैक्टिस करते हैं। ये कैंपस में बदलाव आया है 2016 में, जब यहाँ देश विरोधी नारे लगे, या उससे पहले की जो राजनीति यहाँ होती आई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं से इनसे बात होती है, तो उस समय उन्होंने काम किया, वो बताते हैं कि कितना मुश्किल और कितना उनके लिए हुआ करता था यहाँ पे एक जगह लेके अपना कोई मीटिंग करना। इवन उनको छुप के अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग करती पड़ती थी। एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल सहयोग नहीं था। अ, अगर आप इस तरह का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या संघ के साथ में, या राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ में काम कर रहे हैं, तो आपको चिन्हित करके आपके नंबर काटे जाते थे, आपको अकादमिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, आपकी डिग्री रोक ली जाती थी। वो चीजें अब 20 के दशक में नहीं है। वो चुनौती हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं ने फेस की, वो हमको फेस नहीं करनी पड़ती है। इस वजह से थोड़ा सा उस लिहाज से देखें तो एक्टिविज्म हमारे लिए आसान हुआ है, लेकिन चुनौतियां अभी भी उतनी ही है, क्योंकि लेफ्ट की जो विचारधारा जितनी विषैली उस समय थी, आज भी उतनी ही विषैली है। जो काम वो उस समय करते थे, आज भी वही करते हैं, बस थोड़े तरीके बदल गए हैं। सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। उनका मैसेज आदान प्रदान करने का एक व्यक्तिगत जरिया जो हुआ करता था, एक 2014 के बाद से आप देखेंगे तो देश का वातावरण के प्रति, देश की सभ्यता के प्रति, देश के ना शुरू हुआ है। तो उसका प्रभाव बिल्कुल जो जेएनयू में जो नई पीढ़ी आ रही है, वो उसी वातावरण से आ रही है। तो उसका प्रभाव बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया। तो लेकिन जो 2016 की जो घटना थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि उसके बाद ही दरअसल जेएनयू बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय परिदृश्य पे आया। मतलब पहले भी था, लेकिन रोज़-रोज़ की जो न्यूज़ होती है, रोज़-रोज़ का जो विमर्श होता है, उसमें आया। और उसको कैसे आप लोगों ने उस पूरे विमर्श को साइडलाइन किया? 2016 की घटना, जैसा कि हमारे सीनियर से या मीडिया से जैसा चला, मीडिया में जिस तरह चला कि देश विरोधी गतिविधियां हुई, उस समय का जो छात्र संघ था, जिसमें कन्हैया कुमार, शेला राशिद, ये लोग हुआ करते थे। तो जिस तरह से एक उस स्ट्रेटजी यहाँ से चलती थी कि चिकन नेक को काटने वाली बातें, या आजादी में वो देश विरोधी वाला कि भाई आप एक सामाजिक होता है ना कि परंपरावादी मूल्यों से और एक सामाजिक जो बुराइयां हैं उनसे आजादी की बात करते करते अपने आप को इस देश से अलग थलग कर दे रहे हैं, अपने आप को देश विरोधी बना दे रहे हैं। देश विरोधी यहाँ पे नारे लगे, भारत के टुकड़े होने के नारे यहाँ पे छात्र संघ पदाधिकारियों ने लगाए, यूनियन ऑफिस में लगे, उनके लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने लगाए। और वो घटना जब जेएनयू में हुई, तो उस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही था जिसने उसका वहां कड़ा विरोध किया। हमारे जो छात्र संघ चुने हुए पदाधिकारी उस समय थे, जॉइंट सेक्रेटरी 2015 में जो जीते थे, उनके नेतृत्व में, और हमारे जो अन्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उस समय थे, उन्होंने ही उसके विरोध में आवाज उठाई। और हमने इतनी विरोध में इतनी अच्छी आवाज उठाई, और हमने इतने कड़ा विरोध दर्ज जताया कि तभी जाके वो मीडिया में वो चीजें सबके सामने आ पाई कि असल चेहरा वामपंथियों का ये है, भारत को तोड़ने की राजनीति ये करना चाहते हैं। और एक टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, या टुकड़े टुकड़े शब्द जो एक पूरे भारतीय राजनीति में, भारतीय अ, ये कंटेम्प्रेरी राजनीति में जो चला, जो एक पारिभाषिक शब्दावली आज बन गई है, एक अर्बन नक्सल्स के लिए जो यूज किया जाता है, उसको लाने का श्रेय एक तरह से आप देखेंगे तो जेएनयू के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जाएगा। कि यहाँ से वो एक तरह से परिभाषाएं निकली कि असल में जो भारत के अंदर रह के ऐसा कौन सा ऐसा वर्ग है, या कौन सा समाज है, या बौद्धिक एलिट लोग ऐसे कौन है जो इसी भारत का खाते हैं और इसी भारत को तोड़ने की राजनीति करते हैं। उसमें चाहे आप
अकादमिक जगत में प्रोफेसर्स रहे हों, चाहे न्यायिक जगत में वकील रहे हों, जो ऐसी ताकतों को सपोर्ट करते हैं, तो उसका मुझे लगता है कि चेहरा उजागर करने का या उनको सामने लाने का श्रेय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को ही जाता है। जेएनयू से जो नैरेटिव चालू हुआ, हालाँकि उसने मीडिया ने उसमें बहुत ज़्यादा तूल दिया उस मामले को, मीडिया उसको पूरे देश के सामने लेके गई। उसमें ऐसा हो सकता था कि जिन तत्वों ने ऐसा किया, उनके खिलाफ वो चीज़ें बनाई जा सकती थी या उनको सामने लाया जा सकता था कि भई ये तत्व जेएनयू में ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा जेएनयू इस तरह का है कि यहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे और इस तरह के लोग पलते हैं। यहाँ पे राष्ट्रवादी विचार को समर्थन करने वाले, इस देश को समर्थन करने वाले तत्व या हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता उतनी ही संख्या में, उनसे अधिक संख्या में मौजूद है। और अब वो उस समय भी उनसे लड़े और आज भी उनसे लड़ रहे हैं। हम देश विरोधी ताकतों से तब भी लड़ रहे थे, 2000 के दशक से पहले से लड़ते आ रहे हैं और प्रतिदिन हम उन ताकतों का यहाँ सामना पड़ता नहीं, है, करते बिल्कुल, हैं। उनको बिल्कुल, उनको जिस मुँहतोड़ तरह जवाब देते हैं। बिल्कुल, जो जिस तरह से लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, एसएफआई, आइसा, एआईएसएफ और बहुत सारे छात्र संगठन लेफ्ट के, आज वो शायद लेफ्ट जी, यूनिटी के नाम से लड़ते हैं पिछले कुछ सालों से, सही बात है? वो एक तरफ है और बिल्कुल। आप लोग एक तरफ हैं, कुछ इसके बारे में बिल्कुल बताइए? जेएनयू कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे बड़ा संगठन है, सबसे ज्यादा समर्थन, सबसे ज्यादा वोट पाने वाला संगठन है, एकमात्र संगठन है। ये सारे संगठन एंटी एबीवीपी के नाम पे कि एबीवीपी किसी भी तरह चुनाव में जीत कर नहीं आने पाए, इस वजह से ये लोग अपनी एक झूठी यूनिटी, एक आइडेंटिटी बनाते हैं एंटी एबीवीपी के नाम पे। सब लोग मिल के आते हैं, चुनाव में आते हैं साथ में। इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ सीटों पे, जैसे इस बार ये 3 सीटों पे जीतने में संभव हो पाए, जो कि चुनाव का मार्जिन बहुत कम था। एक 34 वोट से हैं, एक 110 वोट से हैं। इस तरह से लोग इस बार चुनाव जीतते हैं। तो सिर्फ वो यूनिटी के नाम पे चुनाव जब जीतते हैं। सारे सारे छात्र संगठन एक हो गए तब वो 30 वोट, 35 वोट से जीत पाए। हाँ? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकेला एकमात्र संगठन है जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आता है। अगर ये अकेले होंगे, अगर अलग-अलग अपनी विचार, इनका विचार अलग की कोई है ही नहीं है, विज़न इनका कुछ नहीं है। सिर्फ एक तात्कालिक और एक तोड़ने की राजनीति करते हैं। बाकी इनका कोई विज़न नहीं है कि देश के लिए कुछ विज़न हो या अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या समाज के लिए कोई विज़न हो। सिर्फ एक खोखली राजनीति है, जिसको बस ढपली बजा के जेल में चला रहे हैं। तो लेकिन फिर भी आपने उसके ऊपर विजय पाई वैभव जी, और आगे मतलब एक छात्र संघ के नेता के नाते और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते आपकी साल भर ऐसी क्या रणनीति रहने वाली है जिससे कि आपका संगठन, आपका विचार आगे बढ़े? क्या काम आप करने वाले हैं? एजेंडा क्या सेट किया आप? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो मैनिफेस्टो था, हम हम सबसे पहले उस पर काम करेंगे। हम प्राथमिकता उसको दे रहे हैं, जहाँ जो भी मूलभूत समस्याएँ जो कैंपस में हैं, चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हों, चाहे साइंसेज़ स्कूल्स की हों, हम उनको प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले हम सबसे मिल रहे हैं, कंसर्निंग अथॉरिटीज़ से बात कर रहे हैं, क्या सॉल्यूशन उनका निकाला जा सकता है, क्योंकि मेमोरेंडम तो एक आम छात्र भी दे सकता है। हम इस बार समाधान की राजनीति पे जाएँगे कि समाधान हम कैसे प्रोवाइड करवा पाएँ। इस कार्यकाल में हम कितनी चीज़ों को हम सॉल्व करवा पाएँ, जिससे आम छात्र उनसे समस्याओं से आगे जूझना नहीं पड़े। हम उन अकादमिक समस्याएँ चाहे जितनी आ रही हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी समस्याएँ आ रही हों। एक हमारा जो बड़ा एजेंडा था कि सीपीओ मैनुअल में जो फाइन्स स्टूडेंट यहाँ पे छात्र संघ नेताओं पे या छात्र संघ के जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो हैं, जो स्टूडेंट्स की समस्याएँ लेके अधिकारियों के पास जाते हैं, इवन इस छोटी-छोटी चीज़ पे उनके ऊपर फाइन आ जाते हैं, उस सीपीओ मैनुअल की वजह से। तो उसकी वजह से हमारे 2 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन भी कैंसल हुआ। सिर्फ एक फाइन की वजह से कि भई स्टूडेंट्स की समस्या लेके हम किसी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ के पास गए और हमने उनसे बात की, इस वजह उनके ऊपर फाइन आया और उनका नॉमिनेशन कैंसल हुआ। तो ये जो फाइन राज इस समय जेल में चला है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो वो एक स्टूडेंट्स की वॉइस को दबाने वाला है, उनको भयभीत करने वाला है। तो इसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है, हम उसके लिए भी चालू कर दिए हैं, हम बात करना जैसे भी उसको करवा इस सीपीओ मैनुअल में ये जो फाइन कल्चर जो शुरू हुआ है, इसको खत्म करवाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, मैनिफेस्टो पे काम करेंगे और जो देश के निर्माण की राजनीति है, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो एजेंडा पूरे देश भर में रहता है, देश के लिए जो रहता है, उसको हम आगे बढ़ाने का, जेएनयू में प्रसार करने का, इस जेएनयू के छात्रों को उससे जोड़ने का काम करेंगे। ये बहुत अच्छा वैभव जी, आपने बताया कि जो जेएनयू के मुद्दे हैं, जेएनयू के छात्रों को मुद्दे हैं, आप वही उठा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत है। नहीं तो लोग जी, वेनेजुएला, पपेरू और कहाँ-कहाँ के मुद्दे, क्यूबा के मुद्दे उठाते रहते थे, जहाँ वो कुछ प्रतिभागिता भी कर नहीं सकते थे। आपने बहुत बिल्कुल। अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा और जेएनयू में आपका जो पूरा कार्यकाल है, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएँ और भविष्य के लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएँ। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं। थैंक यू। जी।